नाम लिए बगैर बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से उन सबको मुखातिब करता हूं कि जो डाइस पे बैठे हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई साहिबान और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, ख़ास तौर से साउथ इंडिया से आए हुए हमारे सभी डॉक्टर साहिबान और साथियों, आज का दिन मुझे नहीं मालूम कि हम इस दिन पे जनाब मरहूम हकीम अजमल साहब की जिंदगी के बारे में बात करें या दुनिया की एक अजीम, एक पुरानी उस हिकमत का जिक्र करें जो हजारों सालों से दुनिया के किसी न किसी कोने में जिसका इस्तेमाल होते आया है, यूनानी हिकमत, तभी हिकमत। मुझे फख्र है और हम सब लोगों को फख्र होना चाहिए जो वर्ल्ड यूनानी दिन मनाया जाता है, इसका बहुत ही मौजू जो वक़्त चुना गया है वो हकीम अजमल साहब का जन्मदिन को चुना गया है, वरना यूनान से कई हजार साल पहले और उसके बाद अरब ममालिक में और हमारे मुल्क में भी 8वीं सेंचुरी से गुज़िश्ता 1200-1300 साल से ये हिकमत अमली चलती है। लेकिन किसी ने ये बहुत ही मौजू समझा कि इसको हकीम अजमल खान साहब की यौम पैदाइश के साथ जोड़ा जाए। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अहमियत रखती हैं। मैं तो इस तैयारी से आया था, बहुत लंबा चौड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि जब मैं कश्मीर में था तो हमारी बहन से बात हुई थी तो 10 बजे प्रोग्राम शुरू होना था उसके हिसाब से। तो मैं कल ही पहुंचा कि पता नहीं 10 बजे के लिए लेट नहीं हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कलकत्ता का टाइम अभी भी दूसरे मुल्क के हिस्सों से अलग है। उसकी वजह यह हो सकती है कि पहली सरकार अंग्रेजों की यही बनी थी, तो टाइम के बारे में शायद उस वक़्त अंग्रेज ज़्यादा मुतासर नहीं हुए थे, बाद में उनको शायद टाइम याद आया। तो इसलिए मुझे एयरपोर्ट जाना है और मेरे बहुत सारे साथियों को स्टेज पे बोलना है और मुझे उन्हें भी सुनना है। लेकिन अंसारी साहब, जब अंसारी साहब प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे और साथ में उनके डायलॉग, जिनको मैं तो मैच नहीं कर सकता हूं, मेरे भाई रजा मुराद साहब ही कर सकते हैं, उनकी भारी आवाज शायद उसका मुकाबला कर पाए, और साथ साथ इनकी शेर व शायरी, उसका भी कोई जवाब नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि हकीम साहब के बारे में जितना भी कम बोला जाए, चाहे वो सियासी मैदान हो, वो समाजी मैदान हो,
वो तालीमी मैदान, वो उनकी हिकमत अमली का मैदान। हर चीज में वो नीचे नहीं थे, ऊपर ऊपर ही रहे। हिकमत अमली तो उनके खानदान में उनसे मिली मुगलों के जमाने से, और जब तक वो ताहयात रहे। लेकिन बहुत सारे हकीम, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना भारत सरकार का 2009 से और 14 तक 5 साल, तो जहां कहीं भी मुल्क में आयुर्वेदा, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, यूनानी भी उसका एक हिस्सा, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा, होम्योपैथी। एक तो स्कूल के जमाने में बहुत थोड़ा सा पढ़ा था हकीम साहब के बारे में, लेकिन जब यूनानी के फंक्शन के लिए मैं उनको पढ़ता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई सिर्फ खानदान में, विरसे में कुछ चीज मिलना ही काफी नहीं होता, उसको आप कितना आगे बढ़ाते हैं। और हर प्रोफेशन की ही बात, वो सियासत की लीजिए, वो वकालत की लीजिए, वो जमींदारी खेती बाड़ी की लीजिए, वो बिजनेस की लीजिए, तजारत लीजिए, तो अगर अच्छे बच्चे हैं तो उसको एक उरूज पे, एक नया मकाम, नया अयाम देते हैं। इसी तरह से वो उनका खानदान इस पेशी से जुड़ा था। लेकिन हकीम साहब ने इस तिब्बी इलाज को एक साइंटिफिक टेम्पर दिया। यहां भी फरमाया गया कि उन्होंने आयुर्वेदा और तिब्बी कॉलेज दिल्ली में बनाए, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक फैक्ट्री भी बनाई जिसमें ये दोनों चीजें बने, और दवाखाना भी खोला। और कुछ अरसे बाद उन्होंने ये कहा कि ये काफी नहीं है, इसकी रिसर्च करना साइंटिफिक तरीके से और जरूरी है। तो फिर उन्हीं के वक्त में, उससे पहले, उसको साइंस के हिसाब से भी उस पैमाने पे ये खरा उतरे, पूरा उतरे, वो हकीम साहब ने शुरू। और फिर उसके बाद एक नया मोड़ दिया। मुगलों के जमाने में तो खुद मुगल्स इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों के जमाने में इसको वो तमाम मराद, तमाम सहूलियात, तमाम प्रमोशन जो मुगलों के जमाने में इसकी बालादस्ती थी, वो अंग्रेजों ने खत्म की। अंग्रेजों का ध्यान है, सौभाग्य है, आयुर्वेदा के काम, एलोपैथिक की जरा ज्यादा उनके मुल्क में तो वही चलता था, तो यहां भी उन्होंने शुरू किया। लेकिन 3-4 खानदानों का बहुत अच्छा रोल रहा, जिसमें इन्हीं के खानदान, शराफी खानदान, फिर दिल्ली के अजीजी खानदान, और हैदराबाद के हमारे नवाब हैदराबाद के खानदान ने इसको जिंदा रखा। मुझे खुशी कि 1947 आजादी के बाद हमारे अपने मुल्क की हुकूमत ने इसको वही मकाम दिया जो मुगलों के जमाने में था। आज मुझे फख्र है कि आयुर्वेदा और यूनानी, सिद्धा
होम्योपैथिक, ये हमारी एलोपैथिक अस्पतालों का, दवाइयों का, डिस्पेंसरीज का एक हिस्सा है। मेरे हेल्थ मिनिस्टर बनने से पहले हमारी जो गांव की डिस्पेंसरियां होती थी उनमें आयुर्वेदा के अलग हॉस्पिटल थे और एलोपैथिक के अलग थे। तो मैंने पहली दफा शुरू की कि हिंदुस्तान में शहरों में तो ठीक है अलग अलग हॉस्पिटल हो सकते हैं, एलोपैथिक का, आयुर्वेदिक का, यूनानी का, होम्योपैथिक का, लेकिन देहातों में ये मुमकिन नहीं है कि इतने किस्म के हॉस्पिटल। इसलिए हमने नई बिल्डिंगों की शुरुआत की। मेरे ख्याल में मेरे वक्त में तो 5 साल में तकरीबन मुल्क के 50% गांव में जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे तो वहां हमने ये डिस्पेंसरियां भी उसी छत के अंदर शुरू कर, ताकि लोगों को चॉइस हो कि एलोपैथी कौन करेगा, होम्योपैथी कौन करेगा, आयुर्वेदा कौन करेगा, यूनानी कौन करेगा। इसके साथ साथ ही रिसर्च एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रिसर्च आज बहुत ही इसकी जरूरी चल रही। मेरे वक्त में एक नई बात उभर के आई। आमतौर पर यह कहा जाता है कि एलोपैथिक, और स्वाभाविक भी है, एलोपैथिक में भी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ डॉक्टर अभिलाषा जी हैं जो एलोपैथी से संबंध रखती हैं, बाकी आयुर्वेदा से संबंध रखती है गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन ये तो आयुर्वेदिक का हिस्सा नहीं है। तो जानते हैं कि एलोपैथिक में भी, उसमें भी अलग अलग है। किसी का तुरंत हो जाएगा 1 घंटे में, 2 घंटे में आपका फर्क, किसी में शायद 5 घंटे। लेकिन आयुर्वेदा चाहे उसमें यूनानी भी क्यों ना हो और सिद्धा भी क्यों ना हो, उसका अमूमन ये कहा जाता है कि बड़ा समय लगता है, लंबा लगता है, टाइम लगता है इसकी असर होने तक। तो मेरे वक्त में एक शुरुआत की थी, मैंने मालूम उसके बाद मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया, अभी मालूम करूंगा। हमने एक रिसर्च शुरू कर दी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था कि उसमें साइंस के तौर पे उसकी रिसर्च हो कि कितना जल्दी उसका असर हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मस्कुलर पेन है या दूसरी कई चीजें हैं, हड्डियों की बीमारी है, इनके लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे मुरब्बा जो बनाए गए हैं वो उससे जल्दी असर होता है। तो जिस दिन ये मालूम हो जाएगा कि उसका जल्दी असर होता है दूसरी दवाइयों की तरह, तो मेरे ख्याल में ये हमारी यूनानी दवाइयों का चलन और भी कई गुना ज्यादा पैदा हो जाएगा। मौलाना साहब सियासी तौर पर भी, हकीम साहब कहिए, मौलाना साहब कहिए, मजहबी तौर पर, शायरी के तौर पर, फिजिशियन के तौर पर वो लाजवाब थे, लेकिन सियासत में भी किसी से कम नहीं। जहां यहाँ फरमाया गया था पहली स्पीच में, और रजिस्ट्रार साहब ने फरमाया था कि वो शायद वाहिद आदमी हैं हमारे मुल्क के जो कांग्रेस के भी हिंदुस्तान के सदर रहे, मुस्लिम लीग के भी सदर रहे, और मुस्लिम लीग की जो पहली मजलिस हुई थी उसमें भी, उसके बनाने में शामिल हुए, सदर भी रहे, खिलाफत कमेटी के भी सदर रहे। सिर्फ मैं थोड़ी सी तरमीम लाता हूं, हिंदू महासभा कि वो सदर नहीं रहे,
लेकिन इनका जो सालाना सेशन था उसमें उन्होंने बोला, उन्होंने उसमें तकरीर की और उसका उन्होंने ये भी बोला है कि भाई अगर हिंदुस्तान में जितनी भी हमारी सियासी पार्टियां हैं तो इनको एक दूसरे से छूत-छात नहीं करना चाहिए, बल्कि हम सब लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि उसमें कोई अच्छाई उभर के आ जाए और सभी सियासी पार्टियों को मजहब से बालातर, मजहब से उठकर उन्हें मुल्क की खिदमत करने के लिए, हम आहंगी के लिए, भाईचारे के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। शायद उनकी यही गरज थी कि वो कांग्रेस तो एक सेकुलर पार्टी थी, लेकिन मुस्लिम लीग के बारे में बाकी हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को शक था ये सेकुलर है कि नहीं, तो कहीं ऐसा हिंदू भाइयों को नहीं लगे कि भाई ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने, तो यही उस पे खत्म करने के लिए मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि उन्होंने हिंदू महासभा की सेशन में भी शमूलियत की कि उनको भी कोई शिकायत न रहे कि मैं सभी का हूं। तो इस तरह की सोच, एक तो सोच रखना और फिर करके रखना, तो कहीं उन पे छींटा नहीं आया। आज अगर कोई आरएसएस के सभा में जाएगा तो उसको तो बेदखल किया जाएगा, या दूसरे तरफ से अगर कोई मुस्लिम लीग के फंक्शन में जाएगा दूसरे हमारे तबके के लोग उसको बेदखल करेंगे। तो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है और इतनी जुर्रत भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। ये तमाम चीजें करने के बावजूद भी उनकी जो इज्जत और मकाम हमारे समाज में है, हमारे मुल्क में है, उसकी मिसाल यही है। ये वर्ल्ड यूनानी डे उनके नाम कर दिया गया। इससे और कोई बड़ी, चाहे कितने खिताब मिले, मिस्यूल मुल्क खिताब मिला, दूसरे खिताब मिले, लेकिन किसी के नाम पे दुनिया की किसी तिब्बी इलाज का नाम उसके नाम किया जाए, ये मैं समझता हूं कि ये दुनिया का रिकग्निशन, दुनिया ने उसको मान लिया है। चाहे कुछ सियासी पार्टियों ने या जंग आज़ादी में जो शामिल थे उन्होंने उनको कुछ भी नाम दिया, लेकिन मैं इसको आज की दुनिया में इतने साल के बाद उनको ये रिकग्नाइज कर